गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई थिंक आवाज़ सही से आ रही होगी। तो एक बार तुम लोग कमेंट करके बता दो आवाज़ सही आ रही है क्या। आवाज़ सही आ रही है ना। फिर से उस पर मत जाओ क्योंकि वो डार्क आएगा। जैसे ही अभी ब्लैक बैकग्राउंड पीछे आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। सर एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है क्या। ओके, आ रही है। चलिए ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग शुभम, अंशु, सौरभ, तीन लोग अभी हैं, बाकी का पता नहीं। जी सर आवाज़ सही आ रही है। ओके, चलिए ठीक है। आज हम लोग शीट वन का पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने केटीजी के भी इसमें डाले हैं, एक दो क्वेश्चंस, जिससे कि मैं ये टेस्ट कर पाऊंगा कि आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था, लास्ट में एक दो क्वेश्चंस है केटीजी के, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को टेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन बहुत इजी दिया है। एक बार आप लोग ट्राई करके बताइए, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को इतना भी आता है या नहीं आता। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए। अरे दिख तो रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, तो एक बार आप लोग देखिए इसको, उसके बाद मुझे बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए इसको, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए। 10 ग्राम आई से जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया जा रहा है 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, तो फाइनल मास ऑफ मिक्सचर इज, फाइनली मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ वाटर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको बहुत ज़्यादा तुरंत किया जाए, तुरंत किया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर इज व्हाट, 15 ग्राम। 15 ग्राम। इसमें कुछ बताना ही नहीं था भाई, इसमें कुछ बताना ही नहीं था। जो वो आपको क्या दे रखा है कि आपको ये दे रखा है, बस देख लो, बेसिक्स है, इसमें कुछ है नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था 10 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम, 10 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे। एक बात बताइए, 40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अच्छा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, देख लीजिए कितनी एनर्जी इसने छोड़ा है, उस एनर्जी को m इंटू एल के बराबर कर दीजिए, तो आपका मास आ जाएगा। तो आंसर इज 15, यानी बी। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, बहुत इजी है। हो गया ना, किसी को डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, बस बेसिक्स था, इसलिए मैंने आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दिया इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। क्या दे रखा, मेटल स्फीयर of radius r and specific heat s is rotated about an axis passing through its center.
एट अ स्पीड ऑफ n रोटेशनल पर सेकेंड, ठीक है, it is suddenly stopped and 50% of energy is used to increase this temperature, then the rise of temperature of this sphere is, कीजिए इसको। इसको कीजिए जल्दी से, ज्यादा टाइम है नहीं, जल्दी से कीजिए। लाइव सेशन आप लोगों का इसलिए लिया जाता है कि आप लोग अभी ही प्रैक्टिस करके अभी ही चीजों को कंप्लीट कर सको, ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत ज्यादा ये दिया जाएगा, नहीं। आप अगर अभी तुरंत तुरंत सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी से हुआ ये क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। एक मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r and the specific heat s is rotated about an axis passing through its center at a speed n rotation per second. It suddenly stops and 50% of energy is used to increase its temperature. Then the rise of temperature of the sphere is, कीजिए इसको। ओके, ए बोल रहे हैं नवीन सिंह, ए। ओके, देखता हूं। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस का सेशन है। उसके अलावा अगर आप लोग बोलिएगा, क्वेश्चन का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा दूंगा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का, लेकिन आज ज़्यादा वैसे भी क्लास नहीं दे पाऊंगा। ज़्यादातर बच्चों ने बोला है कि सर आप ये करवा दीजिए, क्वेश्चंस ही करवा दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी मत कराइए। आप केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के जितना थ्योरी लेने वाले थे उतने में क्वेश्चंस करा दीजिए, ज़्यादा इस इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस कराइए। तो हम बोले ठीक है, 4 पार्ट में करा देंगे, अच्छा खासा क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो, एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है r और स्पेसिफिक हीट s दे रखा है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है n रोटेशन पर सेकंड। मतलब देखो, एक सेकंड में n बार रोटेट कर जाता है, तो मतलब इसका ओमेगा कितना होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ओमेगा क्या होता है असल में, अगर ओमेगा का मतलब आप समझिए तो ये होता है एक सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा। तो देखो, एक सेकंड और एक बार घूमने में मुझे लगता है 2 पाई एंगल घूमता है। अगर कोई आदमी सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर रोटेट कर रहा है तो एक रोटेशन में 2 पाई एंगल घूमता है। तो एक बात बताए, एन रोटेशन में कितना एंगल घूम जाएगा? 2 पाई इंटू एन, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एन रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द ओमेगा, ये आपका ओमेगा पता चल गया। तो 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना था एन को, ये आपका ओमेगा होगा। अच्छा अच्छा, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई थिंक होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू एन का स्क्वायर। तो ये एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी इस घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास थी, मतलब स्फीयर के पास थी।
इसका 50%, मतलब इसका हाफ एनर्जी जो है ये आपका जैसे ये रुकी, इसका हाफ एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको करवा दीजिए एम एस डेल्टा टी के बराबर इज इक्वल्स टू, क्या कीजिएगा, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लीजिए, सब कुछ दे रखा है, मास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ से मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा था, तो यहाँ से आप आराम से इस चीज को निकाल सकते थे। तो यहाँ से देख लीजिए कि आराम से आपका 2/5 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर बाई एस, हाँ सही है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं थोड़ा सा मेन क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब पहली बार इसको सॉल्व किया था तो मैं भी इस क्वेश्चन में फंसा था। तो देखता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, और दोनों तरीके अच्छे हैं। और दोनों तरीके में ये है, देखिए एक तरीका तो देखिए सिंपल तरीका है, बहुत इजी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, पैराग्राफ है 3 4 5, दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये एक पैराग्राफ है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम लेंगे डिस्कशन के लिए, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए, बाकी हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर इसको ट्राई कर लो। ट्राई कीजिए, जिससे हो जाए तो वो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मुश्किल से ये पूरे पैराग्राफ में आपको 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन खैर आप कौन सा तरीका अपनाते हैं वो भी डिपेंड करता है। हुआ कुछ, कुछ थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई पार्ट जो हुआ तो उस हिसाब से बताइए ना, कि थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर क्या है, कुछ 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 बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थियोरेटिकल है, सोचना पड़ता है। थर्ड का आंसर क्या आया, मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया। देखता हूँ उसका आंसर, तो मुझे पता ही पता होगा कि हाँ। ए डी ए, पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है, मैं इसलिए बोला था तुम कर।
भाई साहब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, कैलोरीमेट्री इज इजी चैप्टर ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। ओके, अभी भी नींद आ रही है भाई, पता नहीं आजकल क्या हुआ है, टाइम टेबल खराब हो गया है, रात में जगता भी नहीं हो फिर भी पता नहीं। थर्ड का डी, फोर्थ का ए। चलिए अब बताइए, अब मैं बताऊं। अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि क्या मतलब, चलिए ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, फिर आप लोग अपने से कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, मतलब फोर्थ वाला पार्ट। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहला तरीका ध्यान से सुनिएगा, और इस तरीके में जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, अ कैलोरीमीटर ऑफ मास m, स्मॉल m, कंटेन इक्वल मास ऑफ वाटर, मतलब कि उसमें जो रखा हुआ है m मास का वाटर ही रखा हुआ है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर इज T2, स्मॉल t2। अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m, उसका भी मास स्मॉल m ही है, उसका टेम्परेचर T3 है, स्मॉल t3 है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। It gently dropped into calorimeter. Let C1, C2, C3 to be specific heat of calorimeter. Water I C1, C2, C3 be the specific heat of calorimeter, water and ice respectively, and L be the latent heat of ice. तो आपसे बोला है फर्स्ट पार्ट में देखा है, अगर पूरा का पूरा मिक्सचर आइस ही बना रहे, मतलब मिक्सचर का मतलब आइस प्लस वाटर की बात की जा रही है, अगर वो आपका आइस ही बना रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी? अगर पूरा का पूरा मिक्सचर वाटर बन जाए तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी? उसके बाद फिर ये सारी चीजें, फिर आपको पूछा जा रहा है वाटर इक्विवेलेंट क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं। मुझे लगता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो पैराग्राफ से रिलेटेड है ही नहीं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ मतलब कोई मतलब नहीं बनता, वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको वैसे भी याद रहती है। अब चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो कैलोरीमीटर होता क्या है, पहले तो ये समझो कैलोरीमीटर के बारे में, वैसे मैंने बताया था। कैलोरीमीटर एक तरीके से समझो कि एक लकड़ी का बक्सा है, और उसके अंदर एक मेटल की, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल की एक प्लेट डाल देते हैं, मतलब मेटल का एक कंटेनर हम लोग डाल देते हैं, समझो ये मेटल का कंटेनर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी मेटल के कंटेनर के अंदर हम लोग आइस वाटर वाटर इस तरीके से डालते हैं, और फिर यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ रहता है, और ये ऊपर से मान लो कि ये ढक्कन है पूरा का पूरा, इसको खोल के आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो देखो होता क्या है कि जो हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े जिसमें कि हीट लॉस सराउंडिंग में ना हो जाए या सराउंडिंग से हीट ना आए, इसी के लिए इस तरह का सेटअप तैयार किया जाता है। तो आपको कैलोरीमीटर का कैलोरीमीटर का जो मास है वो m दे रखा है, और इसका स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, C1 दे रखा है, ठीक है। देख लेना कहीं गलती ना करो। वाटर का मास भी आपको m दे रखा है, और इसके स्पेसिफिक हीट आई थिंक C2 दे रखा होगा, हाँ C2 वाटर का है, और दोनों T2 टेम्परेचर पे है। ये दोनों जो है, ये दोनों T2 टेम्परेचर पे है, और आइस जो है वो मास m दे रखा है, और C3 इसका स्पेसिफिक हीट है, और ये T3 टेम्परेचर पे। अब समझना, पहले मेरी बात समझना, अगर मिक्सचर को आइस में बना रहना है, पहला पार्ट में देखता हूँ, आइस में बना रहना है, तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि आइस, पहले ये बताइए कि आइस कब तक बना रह सकता है। आइस और वाटर एक ही कॉमन टेम्परेचर तक बना रह सकता है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले मैं ये देखता हूँ आइस कितना हीट आए, तो आइस क्या करेगा, हमेशा हीट गेन ही करेगा। खुद सोचना, जब इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाओगे तो हमेशा आइस हीट गेन करेगा, क्योंकि आइस इज इन लो टेम्परेचर, वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज इन हाई टेम्परेचर, तो हमेशा
जो हाई टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो हीट लॉस करता है, लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट हीट गेन करता है। ये बात आपको तो पहले क्लियर होनी चाहिए। तो आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा। क्या करेगा भैया, हीट गेन करेगा। पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये कितना मैक्सिमम हीट गेन कर सकता है। तो सुनना, आइस जो है हीट गेन करेगा। अच्छा, गेन तो करेगा लेकिन कितना मैक्सिमम हीट गेन करे कि ये आइस में ही बना रहे। क्योंकि भैया देखो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो आइस जो है वो मतलब कि आइस बना रहता है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंचा देते हो उसके बाद थोड़ा सा भी आप ज्यादा हीट दोगे तो वो क्या करेगा, आइस पिघलना चालू हो जाएगा वाटर में। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि आइस जो है कब तक जो है वो आइस ही बना रहेगा। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। तो देख लेते हैं उसके लिए कितनी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो हो जाएगा मास इनटू इसका स्पेसिफिक हीट C3, इसका फाइनल टेम्परेचर। तो देखिए गेन के रूप में जब हम लोग हीट गेन लिखते हैं तो लिखते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो T फाइनल कितना है भैया 0 और T इनिशियल है T3। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये आ गया कि जो आइस हीट गेन करेगा वो होगा MC3 माइनस के साथ T3। ऑब्वियसली बात है T3 नेगेटिव में दे रखा है। तो ये आइस जो है मिनी मैक्सिमम इतनी हीट गेन कर सकता है। ये आपका है मैक्सिमम, ये क्या है मैक्सिमम। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपने हीट दे दिया तो भैया ये पिघलना चालू कर देगा। तो ये आइस जो है इतना मैक्सिमम हीट गेन कर सकता है। ये बात समझ में आया। दूसरा हम लोग देखते हैं हीट लॉस कौन कर रहा है। हीट लॉस कर रहा है कैलोरीमीटर प्लस वाटर, ये दोनों मिला के हीट लॉस कर रहा है। तो ये देख लेते हैं ये कितना हीट लॉस कर रहा है। तो लॉस का देख लेते हैं। तो लॉस कौन कौन कर रहा है भैया, कैलोरीमीटर प्लस वाटर। तो पहले तो देख लेते हैं वाटर कितना हीट हीट लॉस कर रहा है। तो इन दोनों का एक साथ ही लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो वाटर कितना हीट लॉस करेगा, ये होगा मास इनटू C2। ये तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ये तो हो गया तुम्हारा वाटर, C2 इनटू, अच्छा ये कौन से टेम्परेचर पे था T2। तो हीट लॉस के केस में लिखते हैं T इनिशियल माइनस T फाइनल। तो इसका T इनिशियल था T2 माइनस ऑफ 0। अच्छा ये वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया तो इसका मतलब कि मिक्सचर में वाटर तो रह ही गया ना। इसका मतलब जो हमारे पास जो वाटर बचा है, जो हमने वाटर और कैलोरीमीटर के मिक्सचर, कैलोरीमीटर में जो वाटर आइस डाला है, जो इसका मतलब कैलोरीमीटर के अंदर जो ये वाटर रहा होगा वो भी आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब कि पहले तो इसने इतना हीट लॉस किया होगा, फिर ये आइस फेज में कन्वर्ट होने के लिए ये किया होगा M into L, इतनी हीट तो लूज किया होगा। ये वाटर के द्वारा हीट लॉस किया जा रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा ये तो वाटर के द्वारा हीट लॉस किया जाए, ये वाटर के द्वारा होगा। अच्छा कैलोरीमीटर के द्वारा कितनी हीट लॉस किया जा रहा है। सिंपल से बात है, कैलोरीमीटर का कोई फेज चेंज उस दिन तो होना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सॉलिड मटेरियल है। अरे सिंपल सी बात है। तो ये कितना करेगा M इंटू C3 इंटू क्या लिखिएगा बताइए, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना, इनिशियल टेम्परेचर कितना है भैया T2 माइनस ऑफ कितना लिखिएगा 0। समझ रहे मेरी बात को। 0 डिग्री सेल्सियस तक की तो बात की जा रही है। ये इतना लॉस है और ये इतना गेन है। मुझे लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, हीट गेन जो है वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इस केस के लिए हीट लॉस के बराबर। किसके बराबर, हीट एक मिनट, हीट लॉस। अब क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हीट गेन ज्यादा या बराबर होना चाहिए हीट लॉस से। क्यों, हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर कर रहा है। अब तुम खुद लॉजिकली सोचना, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू थोड़ा सा भी ज्यादा हो गई, ऑब्वियस बात है बराबर होगा तो भी आइस फेज में रहेगा। लेकिन सपोज दैट कि इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा भी ज्यादा हो गई हीट गेन से, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हीट बच गया वो क्या करेगा, थोड़ा सा आइस को पिघला देगा। चाहे इधर वाले आइस को मानो चाहे उधर वाले आइस को मानो, उसको पिघला देगा। अच्छा कैलोरीमीटर का C1 दे रखा है। अच्छा चलिए ठीक है C1 है, ठीक C1 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको थोड़ा सा पिघला देगा। इसका मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इसकी कैलोरी आइस की जो रिक्वायरमेंट है हीट गेन करने की, वो ज्यादा होनी चाहिए हीट लॉस के कंपैरिजन में। तो यहां से आप रिलेशन निकालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरीके से जब दूसरा केस जब कीजिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हीट गेन शुड बी लेस देन हीट लॉस,
क्योंकि तुम लॉजिकली सोचना तो ऑब्वियस सी बात है, उस केस में जो है आइस जो है वो ml तक जाएगा। समझना में, वो वाटर के फेज में आ चुका है, फिर वाटर के फेज में आ चुका होगा। तो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। पहले ये बताओ, ये जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उससे जब आप आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा, आई थिंक क्या आता भाई, इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा सी। तो बताइए थर्ड पार्ट समझ में आया कि नहीं है? थर्ड पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ। थर्ड पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। थर्ड पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबके आंसर गलत हैं, देख लो, सब गधेड़ों के आंसर गलत हैं। कहा किसी का सही है भाई? किसी को समझ में आया? ये बताओ पहले, यहाँ आया ना कुछ बोलो। एक बच्चे को आया, और किसी को समझ में आया या नहीं आया? एक कोई चलिए कोई नहीं, ये तो मैंने पहले तरीके से आपको बताया। पहला वाला तरीका बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, बोलते क्या गेन इज ग्रेटर देन लॉस से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ये क्या सर बता रहे हैं? लॉजिकली सोचोगे तो मतलब हो जाएगा। अब मैं दूसरा रटने वाला तरीका बताऊं? सर इट शुड बी डी। नो बेटा, आई थिंक सी। आंसर सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, सी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन ही आएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, वो तरीका तो कंफर्म समझ में आ जाएगा। अरे भाई सुन लो, अब दूसरा तरीका से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो कैलोरीमीटर जो भी दे रखा है आपको, आइस दे रखा है, आइस, आइस को हमने डाला है कैलोरीमीटर प्लस वाटर में, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर किस चीज, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार सुनिएगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आइस और वाटर, कैलोरी, आइस को वाटर वाटर में डाला गया, मतलब कैलोरीमीटर के अंदर। तो देखो मैं मान लेता हूं, सुनना लॉजिकली सोचना, कि जैसे आपने आइस को कैलोरीमीटर के अंदर डाला, कैलोरी आइस हो सकता है मान लो कि -20 डिग्री सेल्सियस का रहा हो या 10 डिग्री सेल्सियस का रहा हो, सिंपल सी बात है वो जीरो से कम रहा होगा, ठीक है, जीरो से उसका टेम्परेचर कम रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आइस जो है, सपोज करो कि आइस मान लो -20 डिग्री सेल्सियस का था, इसको जैसे ही आप वाटर प्लस कैलोरीमीटर में डालो तो इसने जो भी हीट दिया, जो भी इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है, क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उसके बाद तो फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा ना, जो कि हम लोगों ने पिछले केस में दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका एक टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब कि आइस का जो टेम्परेचर है, जब आपने इसको इसके अंदर डाला कैलोरीमीटर के अंदर, तो इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया, वेयर T इज लेस देन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर T इज लेस देन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, या आप ऐसा मान लो वेयर T इज लेस देन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे करके मान सकते हो। मैं आइस का टेम्परेचर, इस केस का मैं इसमें क्या मान रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आइस का टेम्परेचर मान रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस से छोटा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस टी टेम्परेचर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, उसको लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देता हूं, लेस देन इक्वल्स टू 0 करवा देता हूं, तो मेरा उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं यही चीज करने वाला हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा कैसे करके करें। देखो इस केस में देखो आइस है, आइस जो है पहले आपका T3 टेम्परेचर पे था, अब ये T टेम्परेचर पे चले गया, वेयर T इज लेस, वेयर आप ऐसे मान सकते हो T जो है आपका, T जो है आपका वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, या आप इक्वल टू भी 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो, ठीक है। तो बताइए अगर आइस आपका T डिग्री सेल्सियस T3 माइनस टेम्परेचर पे था, मतलब कि -20 पे था, -5 पे चला गया, तो कितनी इसने हीट गेन किया होगा? ऑब्वियस ही बात है इसका जो गेन होगा वो कितना होगा,
क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मान लिया है, तो इसका जो गेन होगा वो होगा m इंटू आइस का था C3, m इंटू C3 T फाइनल दैट इज T माइनस ऑफ T3, ये आपका हो गया गेन। अच्छा अब देखिए कैलोरीमीटर प्लस वाटर, ये भी आपका टी टेम्परेचर पे ही गया होगा, क्योंकि जब दो मिक्सचर्स को आप मिलाते हो तो फाइनली दोनों एक ही टेम्परेचर पे पहुंचता है, तो सिंपल सी बात है ये भी टी टेम्परेचर पे पहुंच गया होगा। तो बताइए क्या वाटर ने कितना हीट लॉस किया होगा? पहले तो मुझे लगता है कि जो ये लॉस किया होगा इन दोनों में मिलकर किया होगा, तो दोनों का लॉस लिखते हैं। पहले वाटर था T2 टेम्परेचर पे, पहले वो 0 पे आएगा, तो लिखेंगे m इंटू C2 इंटू वाटर पहले हीट लॉस किसके फॉर्म में करेगा, पहले वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब ये हो जाएगा T2 माइनस 0 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा वो फिर वो जमेगा, तो जमेगा तो कितनी एनर्जी देगा m इंटू एल, m इंटू एल, एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या करेगा ये वाटर जो है फिर वो पीछे जाएगा, पीछे टेम्परेचर पे जाएगा, मतलब कि अब इसका टेम्परेचर और घटेगा। कहां तक घटेगा भैया, 0 का वो आइस बन चुका है, उसके बाद 0 के आइस बनने के बाद इसका टेम्परेचर और घटेगा, दैट इज m इंटू C3, क्योंकि अब ये वाटर जो है ये आइस में बदल चुका है, अब इसका टेम्परेचर और घटेगा, वो 0 से कितने पे जाएगा, 0 से वो जाएगा T टेम्परेचर पे, तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर दैट इज 0 माइनस T, 0 माइनस T। ये तो मैंने वाटर का लिखा है, इतना में हीट लॉस करेगा। ठीक है, प्लस कैलोरीमीटर कितना हीट लॉस करेगा, सिंपल सी बात है MC1 T2 माइनस T, इतना हीट लॉस करेगा। अच्छा हीट गेन शुड बी इक्वल्स टू हीट लॉस, ये दोनों लगाइए तो आपका टेम्परेचर स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल t को आप लेस देन इक्वल्स टू 0 करवा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप इस वाले मेथड से आप ले कर सकते हो। अरे लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो कि अगर आपका आइस रह जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि आइस कौन से टेम्परेचर, कौन से रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है, वो जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना उठे या 0 से कम ही रहे टेम्परेचर, तब वो आइस में रहेगा। तो मैंने वही लॉजिक लगा दिया। अब जब वाटर पूरा मिक्सचर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है लॉजिकली जो फाइनल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होना चाहिए, तो वही कंडीशन आप दूसरे वाले केस में लगा दीजिएगा। लेकिन आप ये मानिएगा कि भैया जो हमारा पूरा का पूरा आइस है वो पूरा का पूरा पिघल चुका है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, ये यहां से भी आपका वही आंसर आएगा। तो ये बताओ ये वाला तरीका ज्यादा आसान था या पिछला वाला तरीका ज्यादा आसान था? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल लो भाई, कि दूसरा क्वेश्चन भी बताना है। गेन इज इक्वल्स टू लॉस कराइएगा, टी आ जाएगा, टी इज लेस देन 0 करवा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यही वाला इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो ये मतलब आसानी से समझ में आ जाता है, और पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा स्लो में लगता है, समझ लो क्या बोला, लेकिन वो लॉजिकली अगर आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वाले में हीट ले, फर्स्ट वाले में आप पूछ रहे हो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले में एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने फर्स्ट वाले में ये बोला था, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ चला गया भाई फर्स्ट वाला, मैंने ये बोला था फर्स्ट वाले में, देखो आइस को अगर तुमको आइस को अगर आप हीट कर रहे हो तो उसको आइस फेज में ही रहना है, तो सिंपल सी बात है इतनी हीट ही मैक्सिमम देंगे, इससे ज्यादा अगर हीट आप दे दोगे, क्योंकि देखो आइस क्या है कि माइनस टेम्परेचर पे वो 0 तक उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, 0 के बाद अगर उसको थोड़ा सा भी, मतलब तुम खुद सोचो आइस अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये बढ़ते बढ़ते अपना टेम्परेचर 0 पे पहुंचा, इसको इतनी ही एग्जैक्ट मैक्सिमम हीट आप दीजिएगा तभी ये आइस में बना रहेगा, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हीट दे दीजिएगा
तो भैया थोड़ा सा क्वांटिटी का जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसलिए इसको मैक्सिमम हीट बोला हूं। क्यों मैक्सिमम हीट बोला? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, आइस माइनस टेम्परेचर पे था, वो 0 तक अपना टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होगा, तो उसके बाद अगर थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम हीट बोला, हीट गेन का मैक्सिमम हीट बोला, जिससे कि ये आइस फेज में ही बना ले। लेकिन दूसरे वाले केस में मैंने क्या बोला, देखो दूसरे वाले केस में क्या था कि लॉस कितना हो जा रहा था एम, अब देख लो कि लॉस कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक लॉस कितना हो जा रहा है। तो लॉस वाटर ने इतना किया, प्लस सिंपल सी बात है उसको आइस फेज में लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आइस फेज में हम प्लस आइस फेज में ले आए, फिर कैलोरीमीटर ने इतना हीट लॉस किया। तो लॉजिकली सोचो, एक लॉस कर रहा है, एक हीट गेन कर रहा है, तो लॉस जो है अगर तुम्हारा ये हीट उसके बराबर हो जाए तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हीट उससे अगर थोड़ा सा भी उससे लॉस से बड़ा हो गया तो पिघला देगा वाटर को। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमेशा पिछले वाले से छोटा होना पड़ेगा, मतलब लॉस से गेन से छोटा होना पड़ेगा, लॉस को हमेशा गेन से छोटा होना पड़ेगा। तो सिंपली लॉजिक है कि मैंने इसलिए इस तरह की इनइक्वालिटी लिखी। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को तो छोड़ रहा हूं, कर लोगे ना फोर्थ वाला क्वेश्चन? फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर होगा डी, फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, अरे भाई अब ये बोलो ना फोर्थ वाला कर लोगे ना, क्योंकि इसमें भी गलती करोगे। देख लो भाई, तुम मतलब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। फोर्थ वाला मैं वो टेम्परेचर वाले मेथड से बता दे रहा हूँ, फोर्थ वाले में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूरा का पूरा मिक्सचर अगर आइस में रहना है तो सिंपल सी बात है कि आइस में रहना है तो फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का है वो T होना चाहिए, और ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसमें कि वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले आइस के लिए देखो भैया, आइस के लिए देखो इसने कितनी गेन की होगी। तो अगर तुमने पहले आइस जो आपका था वो T3 टेम्परेचर पे था, जो कि माइनस में है, वो ऑब्वियस सी बात है T टेम्परेचर पर चल गया, लेकिन इस केस में T टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0। तो बताइए अब क्या होगा, इसने पहले हीट गेन किया होगा, तो हीट गेन कहां तक बताए, पहले आइस आइस जो अपना हीट गेन कहां से कहां तक करेगा, तो देखिए m इंटू C3 इंटू T3 टेम्परेचर पे था, अब वो 0 पे पहले आएगा, फिर 0 पे फेज चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो बताइए 0 डिग्री सेल्सियस तक आया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 0 माइनस टी प्लस ऑफ m इंटू एल, इतनी एनर्जी चाहिए। ये तो हो गया आपका आई जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, प्लस प्लस अभी और होगा प्लस, अब ये 0 पे तो चला गया, उसके बाद टी टेम्परेचर पे जाएगा, टी टेम्परेचर पे तो m इंटू, अच्छा वाटर का कितना था C2 इंटू टी माइनस 0, ये हो गया आइस का हीट गेन। अच्छा वाटर का लॉस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो वाटर का हीट लॉस कितना हो जाएगा, अरे मैंने क्या किया, आइस पहले T3 टेम्परेचर पे था, अब वो T टेम्परेचर पे गया है, और वह T टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से अगर T 0 के बराबर हो गया तो भैया ये क्वांटिटी तो 0 ही होगी, तो बात तो तुमने यही लिख दिया, यही तक लिख दिया। अगर T थोड़ा सा भी 0 से बड़ा हो गया तो इस क्वांटिटी का महत्व बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने वही किया कि आइस को T3 टेम्परेचर से T टेम्परेचर पे लेके जाओ, तो वो कितना हीट गेन करेगा, तो सिंपल ही बात है कि पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर फेज चेंज करेगा, फिर वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। यहाँ तक मैंने लिखा, फिर जब जैसे ही वो फेज चेंज करेगा वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने C2 का यूज किया। अच्छा अब जो वाटर और प्लस कैलोरीमीटर है वो लॉस जो करेगा वो कितना करेगा, सिंपली वाटर कितना करेगा m इंटू C2, जो वाटर था कैलोरीमीटर के अंदर वो कितना T2 टेम्परेचर से T टेम्परेचर पे आ गया, तो सिंपल सी बात है T2 माइनस T, ये आपका हो गया वाटर के द्वारा हीट लॉस, और इसी तरीके से कैलोरीमीटर के द्वारा हीट लॉस कितना हो जाएगा m इंटू C1, ये भी आपका T2 टेम्परेचर पे था और ये आपका आ गया T टेम्परेचर पे, तो इन दोनों को इक्वेट करा दिया, T की वैल्यू आ जाएगी और T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आ गया आंसर। चलिए ये तरीका ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, आई थिंक अब नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, अब सभी चीज क्लियर है। अब बात रही वाटर इक्विवेलेंट की, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये कैसे निकालेंगे भाई? देखो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर
कैसे निकालेंगे? तो देखो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर निकालने के लिए क्या मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट का? मतलब ये होता है से कितना ग्राम वाटर का मास ले कि सेम हीट देने पर कैलोरीमीटर को भी सेम हीट दे, या किसी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट ये होता है कि कितना ग्राम हम वाटर लें कि उस सब्सटेंस को उतना, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक सब्सटेंस है जिसका मास m है, इसका स्पेसिफिक हीट s, तो आपसे ये पूछा जा रहा है वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मास ऑफ वाटर क्या हो कि सेम अमाउंट में हीट देने पर दोनों सब्सटेंस को टेम्परेचर में चेंज सेम आए, यही चीज होता है। तो दोनों का क्यू सेम करा दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए आपको, मतलब वाटर इक्विवेलेंट का ये मतलब होता है उस सब्सटेंस को हटा के कितना ग्राम वाटर रख दे कि उस सब्सटेंस का काम वाटर करने लगे। मतलब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब that substance is equivalent to how much amount of water, this is called water equivalent। तो दोनों का Q सेम करवा दीजिए, तो दोनों का Q सेम कराइएगा तो कैसे आएगा, ध्यान से देख लीजिए। इसका Q सेम करा देते हैं तो मैं Q ऑफ कैलोरीमीटर शुड बी इक्वल्स टू Q ऑफ वाटर। तो मुझे क्या निकालना इसका, मैंने वाटर का मास ही मान लिया कैपिटल है, तो वही तो मुझे निकालना, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब वही तो होता है। इसका लिख दिया m इनटू कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक इज T1। अच्छा इसका टेम्परेचर चेंज मान लेता हूँ डेल्टा टी, सेम टेम्परेचर चेंज आए तो इसका डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू, इसका मास कैपिटल है, ये वाटर इक्विवेलेंट इसका है C2 इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, सेम टेम्परेचर चेंज आना चाहिए, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, mc1/c2, 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 आंसर इज बी। बेटा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है, ज्यादातर क्लास में ज्यादातर बच्चे जो है वो रिकॉर्डेड देखते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये आई थिंक आप लोगों को आ गया, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये चीज हो चुकी है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ रेडिएशन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ रेडिएशन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। A point source of power P is placed on the axis of thin spherical cell as shown. The cell has a radius 3 मीटर, ठीक है। ठीक है चलिए देखते हैं, पहले आप कीजिए तो पहले। चलिए कीजिए।
सर ये ट्राई कीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको सोचिए थोड़ा सा, ठीक ठाक क्वेश्चन है। नहीं, आंसर सही नहीं है। अब ध्यान से देखना, बहुत ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अब इसको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है 8.89। इसका आंसर कितना है? 8.89। अब देखो, सोलर कांस्टेंट और इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। ये आपका सन है, यहाँ से अर्थ होता था। अब देखो,
सन एक पॉइंट मास तो नहीं था, इसका कुछ इस तरीके से रेडियस होता था, याद कीजिए ये ऐसे करके होता था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी डिस्टेंस d है और इसकी रेडियस r है, तो d इज मच मच ग्रेटर देन r, ये होता था। तो इस कारण से आप इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते थे और ये मान सकते थे, ध्यान से सुनिएगा, इसको इस तरीके से मान सकते थे कि यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, और उस तरीके से आप लोग कर सकते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझिए, एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता, मतलब कि कंपैरेटिवली होता, ये समझ ले डी है, ये स्मॉल आर है, तो असल में देखा जाए तो इसको इसको अगर आप स्फीयर के फॉर्म में देखो तो इस पूरे वाले स्फेरिकल सेक्शन में सेम एनर्जी होगी, मतलब सेम आपका इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया क्या हो जाएगा, उस एरिया में पावर हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरीके से इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाओगे, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस दूर जाओगे तो यहाँ की इंटेंसिटी कुछ अलग होगी, क्योंकि आपको पता होगा एक पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो होती है P/4πr तो यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरिया ऐसे करके रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये सन अर्थ जो है ये ऐसे करके रखा हुआ है, तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी, हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी अलग अलग है। सोलर कांस्टेंट एक तरीके से इंटेंसिटी ही तो होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो इंटेंसिटी ही तो होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे पावर अलग अलग गिर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रेडियस इसके डी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया लेते थे, जिसका कि पाई आर स्क्वायर से हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं इससे, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन जब आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये सन, ये आपका सन है, इसके बहुत ज्यादा करीब एक ऑब्जेक्ट को हमने इस तरीके से रख रखा है, तो क्या अब इसका रेडियस कंपैरेबल है इसके बीच के डिस्टेंस से, नहीं, तो आप प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते, प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे मान लो कि ये एक स्फेरिकल सेक्शन है, ध्यान से सुनना, ये एक स्फेरिकल सेक्शन, तो ये कुछ थीटा बनाएगा, ये कुछ थीटा बनाएगा, ये कुछ थीटा बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया यहां से यहां तक हो गया 4। एक मिनट में इसको अच्छे से डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पूरा का पूरा हो गया 4 और दिस इज 3, दिस इज 3, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री होगा, आई थिंक 37 डिग्री होगा। तो ये वाला जो एरिया, अभी इसको इस तरीके से समझो, सन है तो ये कितने वाले एरिया में, तो ये वाला जो रेडियस होगा ये ऑलमोस्ट सेम होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, एक इस तरह का स्फीयर बनेगा, तो इस ये एरिया कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है जिसका रेडियस ये है, तो इस स्फेरिकल सेक्शन का आप एरिया निकाल सकते हो, तो इस स्फेरिकल सेक्शन में टोटल कितनी पावर गिरेगी, तो आप खुद सोच लो, इसका जितना एरिया होगा उतना ही वाले पार्ट, तो सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी आप इसको सोच सकते हो, तो इस पे जो पावर गिरेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज p इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ cos 37, समझ रहे हैं मेरी बात को, अपॉन, ये तो मैंने एरिया लिखा, समझ रहे हैं मेरी बात को, इतना मैंने लिखा क्योंकि जितना पावर, मान लो ये p पावर दे रहा था, इसका इतना फ्रैक्शन ही तो इस पे गिरेगा, और ये ब्लैक बॉडी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, इस पे जितना गिरेगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, अपॉन 4 पाई, अपॉन 4 पाई क्यों लिखा, क्योंकि आप सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से इसको सोच सकते हो। आप ये समझ लो ना, इसका सॉलिड एंगल कितना आएगा, इसका सॉलिड एंगल इतना आएगा, तो आप ये समझ लो 4 पाई सॉलिड एंगल में, 4 पाई सॉलिड एंगल में आपका पी एनर्जी जा रहा था, तो इतने सॉलिड एंगल में कितना एनर्जी गिरेगा, तो वही चीज मैंने इतना लिखा है, तो सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको आराम से कर सकते हो,
ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इस वाले सेक्शन में इतनी एनर्जी गिरेगा। अब जितनी एनर्जी गिरेगा पर सेकेंड उतनी ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि ब्लैक बॉडी है। अब ये समझ में आया, ये मैंने कैसे निकला, पी एब्जॉर्ब की वैल्यू इतनी आएगी, ये कैसे निकली, मैंने सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से लगाया। समझ रहे हो मेरी बात को? या आप ऐसे भी सोच सकते हो 4 पाई, ये जो रेडियस कुछ होगा, समझना मेरी बात को, ये रेडियस कुछ होगा, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर वाले सेक्शन में कितनी एनर्जी गिर रही है, पी, तो इसका एरिया कितना होगा ये निकाल लीजिए, इतने में कितनी एनर्जी गिरेगी वो आप निकाल लीजिए, तो यही आएगा, सेम चीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपको आई थिंक ये बात समझ में आएगा, पी एब्जॉर्ब। अच्छा, पी लॉस किधर से करेगा? मुझे लग रहा है पी जो ये लॉस करेगा ये इस तरफ से भी करेगा और इस तरफ से भी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका टेम्परेचर आपको मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर टी दे रखा है, तो टी तो टेम्परेचर अगर इसका टी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, ये जितना पी एब्जॉर्ब करेगा और पी इमिट भी उतना ही करेगा। पी एब्जॉर्ब तो हम लोग निकाल चुके हैं, पी इमिट कितना करेगा, सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4, रेडिएशन के थ्रू इतना ही तो इमिट करता है। अच्छा, एरिया कितना लिखिएगा, तो सिंपल सी बात है, इसका जो एरिया हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखेंगे, ध्यान से, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, क्यों 3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा। देखो, इसके पास दो सरफेस है इमिट करने का। पहला तो बाहर वाला सरफेस, अगर इसकी रेडियस आर दे रखी है, तो ये पहला तो आपका इस वाले सरफेस से एनर्जी रेडिएट करेगा। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, अगर ये स्फीयर पूरा होता तो बाहर वाला एरिया लेते, लेकिन ये स्फीयर आधा है, गैस ये सेल आधा है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या करेगा, ऐसे करके कुछ एनर्जी निकाल रहा होगा, समझिएगा मेरी बात, ऐसे करके एनर्जी निकाल रहा होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा कुछ इधर आ जा रही होगी, हो सकता है कि यहाँ ये इस वाला पार्ट जो एनर्जी निकाल रहा होगा वो यहाँ पे आके टकरा जाए, तो होगा असल में क्या, तो ओवरऑल जब आप इसका एरिया देखिएगा, इसका ओवरऑल एरिया देखिएगा इस वाले जो सेक्शन का है, तो कितना एक्सपोज्ड एरिया, तो इसका छोटा छोटा एरिया का कंपोनेंट लीजिएगा, इस छोटे छोटे एरिया का जब कंपोनेंट लीजिएगा तो वो प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अंदर वाले का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और बाहर वाले का जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल जो एक्सपोज्ड एरिया आएगा वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको 3 पाई आर स्क्वायर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर इनटू टी की पावर 4 इनटू टी की पावर 4। टी आपको एब्जॉर्ब पता है, जो मैंने पिछले बार में मैंने जो अभी जस्ट आपको बताया, पी एब्जॉर्ब इतना होगा, पी इमिट इतना होगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है तो जितना एब्जॉर्ब किया है पर सेकेंड उतना ही रिलीज करने पड़ेगा पर सेकेंड, तो दोनों को इक्वेट करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टी की पावर 4। तो इसका आंसर आता है 8.84। किसी को समझ में नहीं आया, अच्छा प्लीज रिपीट। मैंने ये बोला है, देखो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। मैंने क्या बोला था, याद कीजिए कि रेडिएशन में जो हम लोग लिखते हैं dq by dt, दिस इज E a sigma t की पावर, where a is the exposed area, तो देखो इसके दो सरफेस हैं जो कि इमिट कर सकते हैं। अब समझना, कई लोग बोलेंगे कि सर एक अगर स्फेरिकल सेल होता, मतलब स्फेरिकल सेल होता, तो उसका एक्सपोज्ड एरिया का आप ये लिखते कि 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर का भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों होना चाहिए, क्योंकि इस वाले एरिया से भी ये एनर्जी निकालेगा और इस वाले एरिया से भी एनर्जी निकालेगा। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, सुनना, अगर वो अंदर वाले सरफेस से एनर्जी निकाल रहा है तो ये एनर्जी बाहर थोड़े गई, इसी के अंदर ये क्या हो गई, इससे टकराई, इससे टकराई, इससे टकराई, और ये अंदर भी खुद से अब्सॉर्ब कर लिया, बाहर थोड़े जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी निकल रही है, देखो ना, अंदर वाली जो एनर्जी है वो इसी के अंदर ट्रैप होकर रह गई, तो ये गई थोड़ा, तो बाहर वाली ही एनर्जी निकली ना, तो इसलिए हम लोग एक्सपोज्ड एरिया लेते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये केस इसलिए डिफरेंट है, इस वाले से जो एनर्जी निकली होगी वो तो भैया चली गई होगी, लेकिन अंदर वाले से जो एनर्जी निकली होगी ना, उसका कुछ फ्रैक्शन ये एब्जॉर्ब कर लिया होगा, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो निकाल दे रहा होगा। जैसे ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये हो सकता है कि यहाँ से टकरा जाए, तो इसका ये वाला पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा
कि इसका जो एक्सपोज्ड एरिया आएगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर आएगा, अंदर वाले का जो एक्सपोज्ड एरिया आएगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए इसके अंदर वाले का जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा। इसको आप इंडिकेट करके भी देख सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको फिर अगर इसको लेंदी मैनर में बनाना है तो मैं आपको बस इसका एक तरीके से बोलो ये बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको इस क्वेश्चन को रियलिटी में बहुत लंबे तरीके से बनाया जाए तो कम से कम इसको 15 से 20 15 10 से 10 मिनट तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि आपको फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका एक्सपोज्ड एरिया निकालना पड़ेगा। आप कुल मिला के ये समझो अगर आधा स्फीयर हो, आधा स्फेरिकल सेल हो, तो उसका एक्सपोज्ड एरिया इस साइड का आपका पाई आर स्क्वायर आता है और इस साइड का 2 पाई आर स्क्वायर आता है। क्योंकि जब आप इससे निकालोगे तो आप इसके छोटे छोटे एलिमेंट लोगे और छोटे छोटे एलिमेंट से देखोगे कि कौन से वाले एलिमेंट के कारण कितनी परसेंट एनर्जी अब्सॉर्ब हो पा रही है। क्योंकि ये असल में एक्सपोज्ड एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि कितने परसेंट, मतलब कि कितने एरिया से आप एनर्जी रिलीज कर पा रहे हो। तो इसका एरिया भले ही अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन पूरा का पूरा 2 पाई आर स्क्वायर का जो जो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा वो पूरा का पूरा बाहर होने जा रहा है, उसका कुछ फ्रैक्शन ये खुद ही अब्सॉर्ब कर पा रहा होगा। तो कितना परसेंट एरिया से एनर्जी निकल पा रही होगी इफेक्टिवली, वही आपका एक्सपोज्ड एरिया का कॉन्सेप्ट कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लॉजिकली इसको सोचेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि छोटा छोटा एरिया ले लीजिए, इसका एरिया ले लीजिएगा ए, इसका स्मॉल डी ए ले लीजिएगा, इससे एनर्जी निकाल के देखिएगा क्या ये इससे कोलाइड कर पा रहा है। तो आप मैं तो ये बोलूंगा आप डायरेक्टली इसका याद ही रखिए कि इस अंदर वाले का जो एक्सपोज्ड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, इससे आंसर 8.89 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू आपने क्या समझा? बस मुझे तो लगता है दो ही बात समझ में आई। जब आपका डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, जैसे सन के केस में, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए और डायरेक्टली आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया को मान के आप ये कर लीजिए। लेकिन जब आपका इस तरीके की चीजें ना हो तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे किया? मैंने ये किया कि 4 पाई सॉलिड एंगल में पी एनर्जी जा रही थी, तो ये जो सेक्शन है ये कितना इस पे सॉलिड एंगल बना रहा होगा तो उसमें कितनी एनर्जी है इसको मिलेगी, उससे आप यहाँ से निकाल लेंगे कि इसको, अच्छा ये ब्लैक बॉडी दिया है तो सिंपल सी बात है उसको जितनी एनर्जी मिलेगी पूरा पूरा एब्जॉर्ब किया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका सॉलिड एंगल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसने कितना रिलीज किया होगा, तो रिलीज में जब एनर्जी को इमिट करता है तो उसमें ये जो एरिया जो आता है वो एक्सपोज्ड एरिया का आता है। तो ये मान के रखिएगा कि जो इस तरह के सेक्शंस आते हैं, इस तरह के सेक्शंस होता है, इसका एक्सपोज्ड एरिया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा था ना क्वेश्चन अपने आप में? तो इसका आंसर है 8.89। राउंड ऑफ करने के लिए आपको बोला है। चलिए, ये केटीजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मैंने कर्व आपको नहीं दिया था तो ये ट्राई कीजिए एक बार। कीजिए इसको। कोरोना नहीं हो सकता। चलिए, आप लोग बोलते ग्राफ आप बनाते, पीटी ग्राफ आपको दे रखा है, इसको आप पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। चलिए, ये होमवर्क रहेगा, चलो मैं मान के चलता हूँ तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चंस करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने क्लास में भी आप लोगों को कराया हुआ, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है। दिस इज गुड क्वेश्चन ऑफ केटीजी, जो मैंने कल बहुत टाइम लेके आप लोगों को पढ़ाया था, याद के नंबर ऑफ कोलिजन्स ये वो। अब इसको कीजिए।
वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, मुझे लगता है कि आप कर लीजिएगा। उसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका आंसर था डी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले आप ये कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। ये क्वेश्चन कीजिए, केटीजी का क्वेश्चन है, कल जो मैंने पढ़ाया था, तो ऑब्वियस सी बात है कल जो मैंने पढ़ाया आपको उसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन तो कम से कम ये करवा देना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया। जल्दी से कीजिए इसको। बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन का, इसका पीडीएफ आप लोगों को सेशन एंड होने के बाद मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्या बोल रखा है, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 1 meter contain helium gas at pressure of 100 Newton per meter square during an observation time 1 second, 1 सेकंड की बात की जा रही है। An atom travels with root mean square speed parallel to one of its edges of cube was found to make 500 hits, मतलब 500 बार कोलाइड कर रहा है with a particular wall, एक वॉल के साथ, without any collision with other atom, evaluate the temperature of the gas। चलिए ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपसे पूछा जा रहा है आज, अच्छी बात। आपको ये बोला, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान कर दिया। इस क्वेश्चन का मैं एक बहुत अच्छा वर्जन भी आप लोगों को कल के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, अगर कल मेरी क्लास होती तो वो कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि सर जो करवाते, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, आपको बोल रहा है कि आई थिंक यही बोल रहा है ना, मुझे बताइएगा। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल जो है वो भी आरएमएस से मूव कर रहा है, और जो है एक पर्टिकुलर, ये वॉल को मान लो, तो इस वॉल के साथ एक सेकंड में 500 बार टकराता है, 500 बार टकराता है, ठीक है, विदाउट। अब ये मान लीजिए कि आप ऐसा मानिए कि इस तरीके से ये मूव कर रहा है कि ये किसी अदर एटम्स के साथ टकराता नहीं, ऐसा नहीं कि ये टकरा आया, बीच में कोई एटम आया दूसरे टकरा लिया, नहीं टकराता। मान लीजिए कि एक ऐसा कॉन्स्टेंट हो गया कि एक सेकंड तक कोई एटम इसके बीच में आया नहीं, ये 500 बार टकराता है। आपको मानना है कि इस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो भी आरएमएस, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम क्या रहा। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में एक एटम जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, 2l डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में 2l डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो एक बात बताइए, इसका जो साइड लेंथ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, अच्छा 500 बार टकराया होगा, तो मुझे लगता है 1000, 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ये मॉलिक्यूल। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे मॉलिक्यूल्स का बस इस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज तो नहीं हो रहा है, सुन रहे हो मेरी बात को, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो जा रहा है। तो मैं इसको एक लीनियर मोशन मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई मॉलिक्यूल जो है वी आरएमएस से जा रहा है इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया। तो वी आरएमएस की वैल्यू आप लोगों को पता होती है √3RT, और टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया 500 हीट में, मुझे लगता है 1000 मीटर इसने चला होगा, 1000 मीटर। तो इक्वेट करा दीजिए, अभी आरएमएस के फॉर्मूले में टेम्परेचर आता है, तो वहां से आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी, और इसी में आपको फालतू के 3 नंबर मिल जाते हैं अगर ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया होता। लेकिन मुझे पता है 99% जनता इस क्वेश्चन को गलत की होती। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात आपको समझ में आया, लेकिन बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस इतना था कि एक पर्टिकुलर, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में एक पर्टिकुलर एटम को ऑब्वियस सी बात है 2l डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है कल के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको याद होगा तो। तो कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर गई थी। अगर क्लिक कर गया था तो सिंपल सी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बहुत आसान तरीका है,
कुछ गधेरे करने लगे होंगे कि चलो पूरे पूरा फिर से ड्राइव तो नहीं करना पड़ेगा। तो नहीं, पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लॉजिकली आप इस तरीके से सोचो तो आप कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि प्रेशर का जैसे याद करो हम लोगों ने निकाला था, उस टर्म में लिखते हैं, उससे कुछ आता नहीं। हाँ, उससे कुछ नहीं आता, यही तरीका ज्यादा सही है। दूसरा तरीका मैं देखूंगा, एक बार हाँ ना बोल दो। बाकी हम लोग आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट हमारा ये पार्ट हो चुका है। ये वाला पार्ट ये केटीजी का था, कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये ग्राफ का क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट लेक्चर में, अगर मेरी नेक्स्ट लेक्चर होती है तो मैं केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करके लेके आऊंगा। मेनली मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर का जो पार्ट रहेगा वो केटीजी के क्वेश्चंस ही रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। उसमें केटीजी के कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सअप कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा बहुत मिक्सअप रहेगा। ठीक है, केटीजी के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आपके मिक्स होके ही आते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि आप दोनों उनके मिक्सअप रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया जा चुका, जहां आप लोगों को थ्योरी में दिक्कत होगा बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छे से एक बार दोबारा से आप लोग खुद से एक बार क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका दोबारा एक बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। तो आपका हीट मैं ये मान के चल रहा हूँ कंप्लीट हुआ। जब मिक्सम क्वेश्चन का सीरीज जब लास्ट टाइम पे चलेगा, मतलब कि अंतिम में जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, उस समय फिर से हम होगा तो मैं कुछ एक आध दो क्वेश्चन